Very good morning, students, and welcome in our further video of Social Science, Social and Political Life, Part 3rd, Standard 8. Students, we are learning the chapter that is the Indian Constitution. And students, we came to the point that is given on page number 11. So students, you have to open the page number 11 and listen carefully. Here you are given some key features of the Indian Constitution. So one by one, serially we have to see these key features of the Indian Constitution. So listen students, फेडरलिज्म के बारे में आपको बताया। फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म का मीनिंग होता है संघीयता या संघवाद। ठीक है, दिस रेफर्स टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मोर देन वन लेवल का गवर्नमेंट अगर होगा तो हो सकता है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। ठीक है, पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट इन दिस इन यूर क्लास 6 के क्लास में आपने उसके बारे में देखा था। वी लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन यूर क्लास 7th बुक एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में इसके बारे में जानकारी हमने हासिल की। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे बच्चों। सी देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट का, आप अगर गवर्नमेंट के बारे में अगर बातचीत करोगे, सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा आता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद सेकंड लेवल पे आता है स्टेट गवर्नमेंट। ये रहता है गवर्नमेंट स्टेट का। और स्टेट गवर्नमेंट के बाद उससे भी लोअर वाला लोकल गवर्नमेंट, लोकल एरिया पे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर वाला, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद आता है लोकल गवर्नमेंट। ओके, सो जो स्टेट ये है सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे ऊपर का, तो इसके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन दिस ईयर लेनी है। ठीक है, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन्ड दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ द न्यू दिल्ली एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन। कि एक ही आदमी बैठ के दिल्ली में बैठ के या कहाँ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकता है। इंस्टेड इट वाज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया। इसीलिए ओनली वन गवर्नमेंट इज नॉट सफिशियंट। देखो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे तो दिल्ली पे बैठ के एक जगह बैठ के कहीं भी यहाँ से डिसीजन मेकिंग कोई भी कर नहीं सकता। इसके लिए क्या चाहिए? हर एक जगह का गवर्नमेंट चाहिए। तो सेकंड गवर्नमेंट का नंबर आता है। सेकंड गवर्नमेंट जो है यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो ऐसी अनदर लेवल कुछ चाहिए डिसीजन लेने के लिए पर्टिकुलर एरिया के लिए। फाइल ईच स्टेट्स इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइज पावर्स। ठीक है, on certain issues subjects of national concern require that all these states follows the law of central government। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब लॉ फॉलोज करें। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल्स द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक्स लॉ ऑन। ठीक है, इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल्सो specifies where each tier of government can get the money from the work that it does। मनी कैसे मिलता है उनको? जो भी स्पेसिफिक जो भी टायर है गवर्नमेंट का, जैसे हमने बोला है कि उसके बारे में एक है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली अगेंस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट but draw their authority from the constitution as well। all persons in India are governed by laws and policies made by each of the levels of government। यानी गवर्नमेंट के हर लेवल जो है तो उनके लॉस मुताबिक क्या करना पड़ता है? इंडिया के पर्सन को, हर एक आदमी को गवर्न किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया बच्चों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसा है उसके पहले हम ये पिक्चर देखेंगे। ये पिक्चर कहा कि द फोटो बिलो शोज पीपल स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट देयर वोट्स। वोटिंग के लिए जो लोग खड़े हैं उनकी लाइन है, उस लाइन की पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द सेकंड की फीचर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सी द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट you just read about consist of the रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो, ये जो भी गवर्नमेंट के जो भी टायर्स रहती है, ये गवर्नमेंट के कौन कंसिस्ट करता है? रिप्रेजेंटेटिव, जो भी इलेक्ट होते हैं, यानी जो भी इलेक्शन में जो भी चुनाव में जीते जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं। यूर क्लास 7th
book began with the story of Kanta who was standing in the line of vote during election. आपके क्लास की जो भी बुक है वो स्टार्ट ही उससे हुई थी, कांता की स्टोरी जो कि वोटिंग के लिए इलेक्शन की लाइन में खड़ी थी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सैफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन्स। देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की है गारंटी देती है यूनिवर्सल अडल्ट सैफ्रेज। अभी यूनिवर्सल अडल्ट सैफ्रेज क्या है, तो देखो बच्चों यूनिवर्सल अडल्ट सैफ्रेज क्या है कि 18 ईयर्स के ऊपर का कोई भी नागरिक हो, भारतीय नागरिक 18 ईयर्स के ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक हो उसे वोट देने का हक है, अधिकार है। वो चाहे वो रिच हो कि पुअर हो, वो गर्ल हो, यानी कौन से भी लिंग का हो, कौन से भी कास्ट का हो और कौन से भी धर्म का हो, या रिच हो कि पुअर हो, बॉय हो या गर्ल हो, उसे आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ हिज एज और हर एज शी कैन गिव और ही कैन गिव वोट। ओके, वोटिंग का उनका अधिकार है। फेन ये है, ऐसा मीनिंग है यूनिवर्सल अडल्ट सैफ्रेज का। फेन दे वेयर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ड दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सैफ्रेज एंड दैट this would help encourage the democratic mindset and break the clutches of traditional class and general hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representative। यानी जैसे 18 ईयर्स के बाद जो भी एज वाले है लोग उनको वोटिंग का अधिकार है। इसकी वजह से क्या होगी, जो भी ट्रेडिशनल कास्ट है, जो भी कास्ट एंड जेंडर हायरार्कीज वो कम होगी, ठीक है। और जो भी इंडियन पीपल है वो डायरेक्टली इलेक्शन के टाइम में रिप्रेजेंटेटिव आपका चुना के देंगे, चुनाव में दे सकते हैं चुन के, ठीक है। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेंट इन द इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। यू विल रीड मोर अबाउट फाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट 2 ऑफ दिस चैप्टर की यूनिट 2 में इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपको बताया गया थर्ड की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर का सेपरेशन आपको बताया गया है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स। दीज आर द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, ठीक है। सो सी स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स में जो भी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव है, उसमें हमें देखना है जो भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें से पहला है लेजिस्लेचर, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव और उसके बाद है जुडिशियरी। तो इसमें हमें एक एक से देखना है। जो लेजिस्लेचर है रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अभी हमें एक एक से देखना है। द Executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government। और जो judiciary है of which you will read more in unit of third in this book, थर्ड यूनिट में देख सकते हैं, refers to system courts in the country। तो जो है legislature उसको बोलते हैं विधिमंडल, जो एग्जीक्यूटिव है उसको कार्यकारी मंडल कहते हैं और जो जुडिशियरी है उसको न्यायमंडल कहते हैं और न्यायपालिका भी कहते हैं, ठीक है। दिस ऑर्डर्स to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution says that each of these organ should exercise different powers। यानी कोई भी पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए है। through this each organ acts as a check on the other organs of government and this ensures the balance of power between all three, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में बताया गया है members of the constituent assembly feared that the executive might become too strong or ignore the responsibility to the legislature, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स, दिस पार्ट वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।